बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन था उसका जवाब आ गया। आज इस बात की अनाउंसमेंट हो गई कि अनवारुल हक काकड़ साहब मुल्क के निगरान वजीर आज़म होंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब यकीनी तौर पर एक गैर मुतनाज़ शख्सियत है। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जब किया तभी से एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, वेल रेड इंसान हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट से या उनकी सिलेक्शन से इस बात का इंदिया अब क्लियर तौर पर मिल गया है कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का बहुत भारी इम्प्रिंट होगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या नहीं। इसका जवाब हमें सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है, लेकिन हालात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आज की प्रोग्राम में हम इस तरफ भी गुफ्तगू को ले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद भी ताज्जुब हुआ होगा कि राजा रियाज साहब आज किस तरह महसूस कर रहे होंगे। यकीनी तौर पर इतनी बड़ी अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए, इतनी भारी जिम्मेदारी को निभाते हुए और बिल आखिर इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद सुबुकदोश होते हुए अपने ओहदे से यकीनी तौर पर वो बहुत रिलीफ महसूस कर रहे होंगे। राजा रियाज साहब ने फरमाया कि ये नाम उनकी तरफ से दिया गया था। दीगर 5 नाम क्या थे उनका जिक्र भी उन्होंने गवारा करना महसूस नहीं किया, इसलिए क्योंकि उनका कहना यह है कि उनका नाम हम बिल्कुल सामने नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम उन्होंने दिया और वज़ीर आज़म ने उससे इत्तफाक कर लिया। क्या राजा रियाज साहब के नॉमिनी कभी भी PMLN या पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हो सकते थे? यकीनी तौर पर नहीं। और अब सवाल ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब के आने के बाद पैगाम क्या है, पैगाम किसके लिए है और आने वाला दौर हमें क्या बताएगा, किस चीज़ की नवीद सुनाएगा, हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैसा होगा, एहतसाब का अमल जो चल रहा है फिलहाल डायरेक्टेड है तहरीक इंसाफ की जानिब, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, हल्का बंदियों का क्या बनेगा, क्या निगरान हुकूमत चाहे वो वफाक हो या सूबे उनका कोई किरदार है कि वो इलेक्शन करवाएं। ये गलतुल आम है जब लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने आई है। इलेक्शन का काम, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर चलाने आती है और मुल्क को या किसी सूबे को उस वक्त तक लेके जाना होता है जब इलेक्शन ना हो, जब तक इलेक्शन हो जाए। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो निगरान हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान हुकूमतें चल रही हैं और जब तक इलेक्शन ना हो चलती चली जाएंगी। हालात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये कि क्या वाकई जो हो रहा है वो किसी अरेंजमेंट के तहत हो रहा है, किस हद तक ये होगा और इसमें कितना तूल आ सकता है, कितना तूल दिया जा सकता है मामलात को, तवालत कितनी इख्तियार कर सकती है ये निगरान हुकूमत। ये वो सवालात हैं जो कि आपके जहन में हैं, बहैसियत पाकिस्तानी मेरे जहन में भी हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतर कादरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं। कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नयूब साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बड़ी अहम खबरें होती हैं और मुझे क्रेडिट भी देना चाहिए हसन अयूब साहब को। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पे बता दिया था कि जो नाम गर्दिश कर रहे हैं वो नाम नहीं है जिनमें से कोई निगरान वज़ीर आज़म बनेगा। अब काकड़ साहब के आने के बाद क्या हम काकड़ फार्मूला 2 देखेंगे, ये भी सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और यकीनी तौर पर आज उन्होंने ये एक आइकॉनिक किस्म की तकरीब भी देखी होगी, एक मुलाकात देखी होगी जिसमें इतनी बड़ी अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब मौजूद थे और उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत की और साबित कदम रहे राजा रियाज साहब और अपना नाम मनवा कर उठे। ये कैसा महसूस कर रहे होंगे राजा रियाज साहब? आई एम श्योर आज जब वो जा रहे होंगे विद अ पम्प्ड अप चेस्ट कि मेरे तजवीज़ करदा नाम के ऊपर ही यकीन है आज मैं वज़ीर आज़म को मजबूर कर पाया हूँ कि वो उस पर एग्री करें। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम क्योंकि राजा रियाज साहब आपके कॉलीग भी हैं, मुलाकात तो खैर आप सबकी होती रहती है, तो उनके जज्बात, एहसासात और बहुत कुछ वो क्या महसूस कर रहे हैं उसके हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले मैं ज़रा अपने सहाफ़ी जो दोस्त हैं हमारे उनसे शुरू कर लेता हूँ। अतर काज़मी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तबीयत में अफाका है, मुतमईन नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मामलात अभी अफाके से दूर हैं? नहीं, काफ़ी तसल्ली हुई है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब ये है कि जिस किस्म का नाम सामने आया है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो ये है कि मैंने 1-2 प्रोग्राम्स के अंदर पहले भी अर्ज़ की थी कि नाम राजा रियाज का
फाइनल होगा, कोई माने या ना माने। बिल्कुल। और अब जिस किस्म का नाम सामने आया, मेरे ख्याल में मेरे समेत बहुत सारे लोगों की तसल्ली हो गई होगी कि अब चीजें किस तरफ जा रही हैं। जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, मेरी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले काकड़ साहब से बात हुई और काफी 20-25 मिनट टेलीफोन पे बात हुई, और उस वक्त मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि काकड़ साहब जो है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैं बाप पार्टी के हवाले से उनसे पूछता रहा कि आप किस जमात के साथ जाएंगे, तो काफी तफसीली बात हुई। उनकी जो शख्सियत है, एक पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी उनकी नफीस पर्सनैलिटी है, वेल रेड हैं और बड़े जिसे आप कहते हैं महजब किस्म के आदमी है, तो उनकी शख्सियत से शायद ही किसी को इख्तलाफ हो। हाँ, अब जो उनको टास्क दिया गया है उसमें क्या वो पूरा उतर सकेंगे, इसलिए कि 2018 का जो इंतखाब है उसके ऊपर अभी तक उंगलियां उठती हैं। उसे कहा जाता है कि जी आरटीएस बैठ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे है, लेकिन ना मियां साहब का कैंडिडेट आया, ना जरदारी साहब का कैंडिडेट आया कैंडिडेट आया तो राजा रियाज साहब का आया। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बताऊं। बस क्या बात है जी, फिर तो छा गए। तारिक साहब कितने मुतमईन हैं आप? मैंने वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपने कोalition गवर्नमेंट चलाई, मुश्किल वक्त गुजारा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। जैसे इत्तफाक़ राय होता है ना, किसी मामले के ऊपर एक नाम आ जाए और फिर अपोजिशन लीडर उसे दें तो थोड़ा सा होता है, एक डिलिब्रेशन हो। लगता है ऐसे था कि ये प्री अरेंज था सब कुछ, और पता था वज़ीर-ए-आज़म को भी कि नाम आएगा, अरेंजमेंट है, हमने इस पर एग्री करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये उनकी मुलाकात की जो तस्वीर हमारे सामने आई हैं, ये उससे मैं अक्स कर पाया हूँ, वो एग्ज्यूड कर रही हैं ये कंफर्ट। और जो जिस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे, साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद थे, कि एब्सोल्युटली कोई टेंशन नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, और बड़ा बेहतरीन तरीके से सारा कुछ हो गया। तो ये प्री अरेंज था, या आपको लगता है कि ये आउट ऑफ द ब्लू एक नाम आया, राजा रियाज साहब आज ले आए और उन्होंने कहा जी ये नाम है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी निहाल हो गए देखकर, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, हम एग्री कर लेते हैं? पहली बात तो ये कि अतर काज़मी साहब ने हमारी आज तारीफ की, हमारी चॉइस की तारीफ की, जो कंसल्टेशन के नतीजे में हमने कैंडिडेट की सिलेक्शन की और कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे एक जॉइंट लेटर प्रेसिडेंट को भेजा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस गई। तो मैं तो अतर काज़मी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चले कम से कम हमारे किसी फैसले पर तो उनको खुशी हुई, मुसरत हुई। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशगवार हैरानगी वाली बात है। दूसरी बात यह है कि काकड़ साहब का नाम एक ऐसा नाम है, वो सहाफ़ी रहे हैं और सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक होना, वो आज़ादी इज़हार राय को बड़ा खूब समझते हैं, आज़ादी सहाफ़त को बड़ा खूब समझते हैं। ठीक है। और जो इन दोनों हुकूक का जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार है, उसको भी बहुत खूब समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जहाँ पे इतनी सारी जमातों ने कंसेंसस के फैसले किए, क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जरूर जाता है। बिल्कुल ठीक है कि जब भी मुश्किल मरला आया या जब भी कोई फैसला साजी का मरला आया तो उन्होंने तमाम अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड किया, मशावरत का दायरा कार बड़ा वसी रखा और तमाम तर फैसले मशावरत से किए। ठीक है। अब इसमें भी देखें ना, एक मशावरत का सिलसिला, कल रात एक नशिस्त हुई तमाम पार्टी हेड्स के साथ, उससे पहले एक नशिस्त हुई पार्टी जो हमारी कोलिशन पार्टीज हैं उनके जोमा के साथ। तो ये कोई आसान मरला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का ये मैंडेट अपने पास लेना तमाम जमातों से कि जी हम जिसको नॉमिनेट करें आप उससे इत्तेफाक करेंगे, या जब नाम फाइनल स्टेज पे आना उस स्टेज पे मशावरत करना, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला किया गया है, जिस तरह भी काज़मी साहब ने कहा। इट लुक्स गुड, बट सवाल ये है कि आपने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इत्तेहादियों से, जो आपके साबिक इत्तेहादी अब आपके साथ थे, उनसे मुशावरत की। एक होती है मुशावरत, एक होता है बताना कि भाई ये हमने करना है। एक होती है कि नहीं आप भी बताएं, आप भी बताएं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। दूसरी बात ये कि क्या अनवारुल हक काकड़ साहब का आज नाम आना, क्योंकि राजा रियाज साहब ने कहा ना जी मैंने आज नाम दिया है और जिस पे इत्तफाक हुआ है, क्या मैं ये समझूं आप बता सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, क्योंकि अपनी अपनी मियां नवाज शरीफ कायद है मुस्लिम लीग नून के, आसिफ जरदारी साहब अपनी पार्टी के को चेयरपर्सन है, उनको एतमाद में लेकर बता दिया गया था वज़ीर-ए-आज़म ने कि ये नाम आया है और मैं इस पर एग्री कर रहा हूँ? देखिए ऑब्वियसली मशावरत के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस नाम से एग्री किया ना। अच्छा जी। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए मशावरत जब शुरू हुई तो मतलब जिलानी साहब का नाम, इसहाक डार साहब का नाम, संजरानी साहब का नाम, ये सारे नाम आए। और ऑब्वियसली हर नाम, ये इतना आसान मरला नहीं होता कि आप इसको कहें जी बस ठीक है जी तयशुदा मामला था, बैठ के तय हो गया और वो मामला फाइनल हो गया। हर शख्स अपने साथ एक लॉबी कैरी करता है,
हर शख्स अपने साथ एक प्रेशर ग्रुप कैरी करता है, हर शख्स के हमायती और मुखालिफ हर जमात के अंदर काकड़ साहब का प्रेशर ग्रुप कौन सा है? तारड़ साहब, काकड़ साहब का प्रेशर ग्रुप कौन सा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि एक ऐसा नाम चुना गया, एक डार्क हॉर्स जिसका कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, जिसकी अपनी काबिलियत है। ये बात सुने, वो बहुत काबिल शख्स हैं और आप हमारे भाई हैं, लेकिन ये जुल्म ना करें। आप जब ये कहेंगे ना कि उनका कोई प्रेशर ग्रुप, आप जुल्म ना करें। मुझे तो नहीं पता, ये शाम का वक्त है, ये रात फिर बड़ी भारी गुजरती है। अगर आपको और काज़मी साहब को पता है तो आप बता दें ऑन एयर, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मैं जरूर आपसे शेयर कर लेता। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि उनका प्रेशर ग्रुप नहीं, वो असल में वो तो आपको भी पता है, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। और राजा रियाज साहब इतनी बड़ी ऑपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे थे तो उनके पास जो नाम था वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम था, जो राजा रियाज साहब ने वज़ीर आज़म के सामने रखा। वज़ीर आज़म क्योंकि वैसे ही ख्याल में देखें, मैं नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही ना नहीं करते। काकड़ साहब क्योंकि एक इंडिपेंडेंट, देखें काकड़ साहब का अगर आप तकारीर उठा के देखें जी, उनका सेनेट के अंदर, सेनेट के बाहर आप प्रेस टॉक्स उठा के देखें जी, उनका हमेशा से स्टांस एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा है। बलूचिस्तान की हकूक के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। उनका आप जरा थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे पता है उनका स्टांस कभी भी एक्सट्रीमली प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा। सर, बट द फैक्ट में, चले हम इस पे बहस नहीं करते कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। मुनीब भाई, एक छोटी सी मैंने क्वेश्चन करना था इनसे, अगर आप इजाजत दें मुनीब, मुझे भी तो बिल्कुल मैं तारड़ साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। जी जी। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि मरी में जो मुलाकात हुई थी जो है काकड़ साहब की मरियम नवाज साहब 23 जून को रशीद साहब से, वो 23 जून को बड़ी खुशगवार मुलाकात रही थी और बड़े इंप्रेस हुई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा काकड़ साहब की काबिलियत से और जिस तरह की उन्होंने पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी थी। नहीं, अगर तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से 1-to-1 मुलाकात हुई हो, ठीक है, और वो 1-to-1 मुलाकात का 1 पॉइंट एजेंडा हो, एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी जो बीएपी पार्टी के, 1-to-1 मुलाकात ना मरियम बीबी की हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की हुई। ठीक है, ठीक है, बट नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन ओवर हिम। नेचुरली वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बट ये बात अपनी जगह मौजूद है। अदर काज़मी साहब, जो तारड़ साहब का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, या वो उनका जो तर्ज अमल रहा है इवन सियासत के अंदर, इवन इन द सेनेट, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एस्टेब्लिशमेंट के वो हामी हैं। वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है। हम सब एग्री कर रहे हैं, आपने भी अभी कहा, मुझे भी पता है ज़ाती तौर पे कि वो बड़े साफ सुथरे इंसान है, वेल रेड इंसान है, आर्टिकुलेटेड है। बट किसी की इंक्लिनेशन होना और किसी का प्रो एस्टेब्लिशमेंट होना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, और हमें शायद इसको बहुत ज्यादा, वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो जिस तरह तारड़ साहब ने फरमाया कि अतर काज़मी साहब ने हमारे किसी काम की तारीफ की, देखिए मैं इनके हर अच्छे काम की तारीफ करता हूं, और तारड़ साहब तो वैसे ही अच्छे काम करते काम है आजकल। नहीं, ये काम अच्छे करते हैं, पर ऑब्वियसली जब अभी देखें ना, ये हुकूमत में थे, ये ताकत में थे, तो होता ये है कि ताकतवरों पे तनकीद ज्यादा होती है। अभी भी ताकत में है, और काज़मी साहब की अभी भी ताकत में है, जरा ध्यान रखिएगा। ये लिविंग मशीन है, रिपोर्टिंग लाइफ है इनकी। तारड़ साहब जो है ये वर्कहोलिक आदमी है, इनकी सुबह कहाँ होती है, रात कहाँ होती है, शाम कहाँ होती है, इनको खुद नहीं मालूम होता। अच्छा, मेरा तारड़ साहब से टोटल जो इस हुकूमत का गिला है ना, आखिरी दिनों का जो इनसे मेरा गिला, वो यही है कि जहाँ पे इतने ज्यादा नाम गर्दिश कर रहे थे, तो ये अगर अपने छोटे भाई का नाम भी दे देते तो 4 दिन मेरा नाम भी गर्दिश करता रहता, इसलिए कि मीडिया के हवाले से भी खबर। मुझे सिर्फ टोटल ये गिला इनसे, और कोई गिला नहीं। बाकी बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि आप हमारे कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हैं। अब इसमें जो देखने वाली चीज ये है कि आज से 2 महीने बाद भी मैं तो काकड़ साहब की तारीफ कर रहा हूंगा। क्या 2 महीने या 3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी पीडीएम वाले भी उनकी उसी तरह तारीफ कर रहे होंगे, या हालात बदल चुके होंगे? ये बड़ी देखने वाली चीज है। ये जो ऑब्जर्वेशन है अपना अता तारड़ साहब, क्या आपको पता है, अब जारी बात है, अब अपनी क़यादत के बहुत करीब है, हर एक को इस बात का पता है, क्या ये, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जब हमने इंटरव्यू किया समा के साथ, तो मैंने उनके सामने सवाल रखा। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे।
जब उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ इलेक्शन वक्त पर हो जाएं। देखिए, आइन में तो लिखा है 90 रोज़, लेकिन जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, नहायत इज़्ज़तदार शख्सियत हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जब वो फरमाते हैं एक जगह कि मैं उम्मीद करता हूँ, दूसरी जगह फरमाते हैं मैं दुआ करता हूँ। दुआ तो अल्लाह के हुजूर हम सब करते हैं कि सब काम दुरुस्त हों, लेकिन विद सर्टनटी, विद कॉन्फिडेंस। उन्होंने मुझे भी नहीं फरमाया कि नहीं वो तो लिखा हुआ है जी आइन में वक्त पर होंगे, उसमें क्या बात है। क्या वजह है इस अनसर्टनटी की जो अभी भी मौजूद है, और क्या आपको पता है कि फिर इलेक्शन कब होगा? देखिए, हमें तो इलेक्शन जल्दी सूट करता है, और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है जितना जल्दी इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद हो जाए। ठीक है। मगर ऑब्वियसली मरदमशुमारी का एक प्रोसेस हुआ है, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है। तो इलेक्शन कमीशन में हमें पूरा फेथ है कि वो हल्का बंदियों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि देखिए सीटों की तादाद में तो इजाफा नहीं होगा, मगर ये बैनुल सूबाई सीटों की या ओवरऑल जो कौमी असम्बली की सीटें उसमें तो नहीं होगा, मगर बैनुल अजलाई जो मामलात हैं, अगर एक ज़िले की पॉपुलेशन बड़ी है दूसरे की कम हुई है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इधर जेलम और गुजरांवाला की एग्जांपल है कि जेलम की एक सीट कम हो रही है, गुजरांवाला की बढ़ रही है। ये बड़े टेक्निकल मामलात हैं और इनको जितनी जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए उतना बेहतर है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहें और वक्त के अंदर अंदर इलेक्शन जो है उनका इनेकाद मुमकिन बनाएं। आवाज़ उठानी है। हसन अयूब साहब, अतात तारड़ साहब ने उन्होंने कहा है कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी जाते जाते आवाज़ ही उठा के गए कि एक तरफ उन्होंने कहा दुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा उम्मीद है। तो फिर हम जैसे ज़ाहिर बात है समझते हैं, अतर काज़मी साहब भी समझते हैं, हम सब समझते हैं, कहते हैं फिर हम ना ही समझिए, या मतलब हम क्या समझें और पाकिस्तान के अवाम क्या समझें। ज़रा खबर क्या है आपके पास कि ये नवंबर वाला मामला होगा या आगे चलेगा? नहीं, ये तो इलेक्शन जो है वो जनवरी फरवरी मार्च किसी भी टाइम हो सकते हैं। मार्च से तो पहले ही होने चाहिए। लेकिन जो मेरी जो है इतलात यही हैं कि जो इंतखाबात होंगे वो डिलिमिटेशन के बाद ही होंगे, और जितना भी अगर एक्सपेडाइट भी करे तो आपको पता है कि अपील्स भी आती हैं जब आप हल्का बंदियाँ करते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर हल्का बंदियाँ आपने हेस्ट में करनी है तो फिर वही हालात होंगे कि जो MQM जो है पहले शोर उठाती रही, आवाज़ उठाती रही कि हमारे साथ ज्यादती हुई, और ज्यादती हुई उनके साथ। इसी तरह आपका जो फाटा का जो इंतजाम हुआ है बाद में, अभी वो KP का हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी शोर उठाया और इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जो कि बजा था। अभी दूसरी चीज़ खबर ये है जी मेरे पास तो कि इंतखाबात कराएंगे, और जो काकड़ साहब का इंतखाब है, अनवारुल हक काकड़ साहब एक बहुत अच्छी चॉइस हैं, लेकिन इनको कंसिडर करना शुरू कर दिया था जो बजट सेशन के एंड में, और उसके बाद देखा गया, और ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आज भी, उनके इल्म में था ये नाम, और ये जो कोई सरप्राइज नहीं है, ये मरियम नवाज साहिबा को भी मालूम था। जैसे जलील अब्बास जलानी साहब का जो नाम है ये एक्चुअली उन नामों में शामिल था, इसहाक डार साहब का नाम एक्चुअली उन नामों में शामिल था जो कि नाम पेश किए गए हैं जिस पर गौर किया गया है। इसके साथ साथ अभी तो मुझे तो ये लग रहा है कि हालात कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बात कर लेते हैं। मैं बात कंप्लीट कर लूं, नहीं मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी करमोनी भाई, कि प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अहम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी कंटिन्यू करें केयरटेकर सेटअप में? मैं यही चीज आपके सामने रख रहा हूं, मैं यही चीज रखने लगा हूं। मैं एक ब्रेक मुख्तसर सा ले रहा हूं, वापस आते हैं। एक ये कि जी काबीना के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब हैं और वो कंटिन्यू करेंगे, काबीना के अंदर आएंगे, जाहिर बात है तो वो केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है कि शहरी रहमान साहिबा आएंगी, वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगी। तो आईनी तौर पर क्या पोजीशन है वो आपके सामने हम रखेंगे और ये कितना पॉसिबल है, लेकिन इससे इंप्रेशन क्या जाएगा ज़रा उस पर बात हो जाए। दूसरा ये कि अब काकड़ साहब भी तशरीफ़ ले आए, हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब एक मुकदमे में जेल में है, एक मुकदमे में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तली की जो अपील है वो जल्दी फिक्स करने की दरख्वास्त मंजूर किया, उनकी जल्दी फिक्स होगी। और मामलात यानी दूसरे मामलात के अंदर, दो के अंदर उनकी जो ज़मानत है वो खारिज हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई किस हद तक मुमकिन है, कितनी जल्दी मुमकिन है, और 9 मई के वाक़यात तो हैं ही।
तो सख्ती जिसके बारे में हसन अयूब साहब कहते हैं बहुत बढ़ने वाली है, तो वो सख्ती बढ़ेगी या वो सख्ती प्लस होगी? एक ब्रेक बाद से बात है। निगरान वज़ीर आज़म तो इसहाक डार साहब ना बन सके, लेकिन सवालात अभी भी इस बात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि क्या इसहाक डार साहब निगरान जो वफाकी कैबिनेट है उसके अंदर बतौर वज़ीर ख़जाना मौजूद होंगे? तारड़ साहब, ये बात अब खारिज इम्कान है कि बस ठीक है, वो केयर टेकर PM के लिए नाम था या वो कंसिडर हो रहा था, नाम गर्दिश कर रहा था, काबीना के अंदर इसहाक डार साहब नहीं आ रहे वफाकी काबीना में? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारियां निभानी हैं पार्टी के इलेक्शन के हवाले से। वो पिछली दफ़ा भी जो मरकज़ी इलेक्शन सेल था पार्टी का, उसको वो रन भी कर रहे थे, उसके मामलात को भी देख रहे थे, पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को असिस्ट भी कर रहे थे। तो हमें तो यही सूट करता है कि हम अपने इलेक्शन पे फोकस करें, और केयर टेकर कैबिनेट जो है उसमें कोई भी ये जो हमारा रूलिंग अलायंस था, इसमें से किसी भी पार्टी का कोई मेंबर शरीक ना हो, और एक न्यूट्रलिटी नज़र भी आनी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल जो है इसका इम्कान मौजूद नहीं है कि कोई भी PDM पार्टीज़ में से जो लोग हैं वो केयर टेकर कैबिनेट का हिस्सा हो। ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसका इम्कान नज़र नहीं आता। अदर काज़मी साहब, ये तारड़ साहब की बात अगर असूली तौर पर देखा जाए तो बड़ी दुरुस्त है कि ये होनी भी नहीं चाहिए, और न्यूट्रलिटी का जो एलिमेंट है या उसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत बुरी तरीके से ब्रीच होगा, वायलेट होगा, अगर हम पार्टी पॉलिटिकल लोगों को, ऑनरेबल लोग हैं सारे, कि उनमें से कोई भी वफाकी काबीना के अंदर आए। बट कंसिडरिंग द फैक्ट जो आज के हालात हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। सो तारड़ साहब की बात के अंदर बड़ा वजन है, और आई कैन सी कि शायद उनको इस बात की इंडिकेशन हो भी कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि पार्टी पॉलिटिकल लोग या साबिक जो वुज़रा हैं उनमें से कोई केयर टेकर कैबिनेट में आए। देखिए, बात तो बिल्कुल तारड़ साहब ने मुनासिब की है, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं आप देख लें। इस वक्त 2 जो सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, 3 महीने के लिए जो KPK की निगरान हुकूमत आई थी, 6 महीने बाद मुझे और आपको बताया गया जी वो तो न्यूट्रल ही नहीं थे, वो तो गैर जानिबदार ही नहीं थे, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। तो अब क्या इस मुल्क में वो आइन कानून, क्या वो वाली बातें रह गई हैं? वो तो किसी जमाने में जब हम कहते होते थे ना बुजुर्ग की जी किसी जमाने में खुराकें होती थी, अब इस तरह बातें हुआ करेंगी, किसी जमाने में आइन हुआ करता था, कानून हुआ करता था। जमाना कौन सा वो था? जो तारड़ साहब की हुकूमत 16 महीने के दौरान जो करके चली गई है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो अब ये आइन कानून और ये वाली बातें जो है वो मेरे ख्याल में जमाना तो मुझे बता दें। मैं भी बताता हूँ। चले जरा एक मिनट, काज़मी साहब की बात मुकम्मल हो जाए। ऑर्डिनेंस आए हैं 75 ऑर्डिनेंस में 72 ऑर्डिनेंस के जमाने में वो मेरे ख्याल में अब वो 16 साल के तक जो है ना, अगले हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी जहां तक निगरान काबीना का ताल्लुक है, मैं अभी भी होपफुल हूं कि तारड़ साहब कोई गुंजाइश निकालेंगे और मेरा नाम बीच में डलवाएंगे किसी तरीके से। आप दिलों के वजीर बने सर। अच्छा, नहीं वो नहीं, तारड़ साहब आपका नाम यकीनी तौर पर डलवाएंगे, लेकिन किसी और लिस्ट में पहले, और वो पता नहीं कौन कभी भी नहीं। पहले ही आमिर मीर साहब से खफा है। काज़मी साहब आप किस किस को खफा करें? हाँ बिल्कुल सही। नहीं वो फिर ये होगा, मैंने तो कह दिया कि लिस्ट में जरा बताइएगा लिस्ट कौन सी, क्योंकि ये तारड़ साहब जो है ना किसी और लिस्ट में भी नाम अता भाई ये मुनीब साहब आपका नाम लेके मुझे 16 माह से डरा रहे हैं, ठीक है, बार बार कहते हैं लिस्ट में तुम्हारा नाम जिनका नाम लेके या जिनका नाम लिए बगैर अतर काज़मी साहब मैं आपको डरा रहा हूं। अब हिम्मत तो तब आप दिखाएंगे आप उनका नाम ले लें, ठीक है? तो आपको भी मैं नाम ले सकता हूँ, तारड़ साहब का आप ले सकते हैं, भाई का मैं नाम ले तारड़ साहब का आप नाम ले सकते हैं। पर हसन अयूब साहब बात ये है कि अभी अतर काज़मी साहब ने कहा है कि वो आइन के भी यही हालात होंगे, जिस तरह उन्होंने बड़ी खूब मिसाल दी कि हम कहेंगे एक वक्त में कि भाई आइन हुआ करता था। आइन को तो फ्लाउट किया है तारड़ साहब की जमात ने, और देखिए सुप्रीम कोर्ट बेचारी चीखती रह गई कि हमारा रिटर्न ऑर्डर मौजूद है, आप मानने को तैयार नहीं, आप पार्लियामेंट से उसको अंडू करवाने के चक्करों में थे। तो आइन और कानून की बातें तो बकौल अतर काज़मी साहब की अब छोड़ ही दें, अब तो बस ठीक है ऐसे ही चलेगा।
वो 4-3 वाला रिटर्न ऑर्डर था या 3-2 वाला था? अभी ये तो मसला हल नहीं हो सका ना अभी तक। बिल्कुल तो सही। जो कहते हैं कि आइन को जो है वो पसे पुश डाल दिया गया, वो तो एक जगतरफा मौकफ है। ये वो मौकफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद नहीं मानते। देखें, बात ये है कि ये एक साइड पर कह देना कि जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, ये हो गया वो हो गया। हेस्ट में जब मैटर ऑलरेडी टेकअप हुआ था हाई कोर्ट के अंदर, तो क्या हेस्ट थी? क्यों वो सीसीपीयू वाले इलेक्शन के जो है मैटर के अंदर, उसके ट्रांसफर वाले मैटर के अंदर आपने जो है वो इसके ऊपर सोमोटो ले लिया? देखिए, बात ये है कि हकीकत पे सच बोले तो पूरा बोले, या फिर कहते हैं कि हम एक साइड की जो है वो हमने वो एक की साइड लेनी है। ऐसे नहीं होता। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है तो अभी भी जो इलेक्शन नहीं होंगे, मैं समझता हूं जो नहीं हुए पंजाब और केपी के, इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी चीज, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। उनको क्या जरूरत थी? एक मैटर ऑलरेडी आईसीए में मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, आपने क्यों टेकअप किया है? फिर आप कहते हैं जी कि मौलवी तमीजुद्दीन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सर छोड़ दें, अब उस बात पर ज्यादा बात ना करें। बात कहते हैं ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अब बात करते हैं नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चीफ जस्टिस साहब ने उसको पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं रखना। और मैं आपको ये बता दूं, जाते जाते अभी तो उनके अभी आ रहे हैं ना, देखें वो रिव्यू एंड अपील वाला मामला, फैसला कलअदम करार दे दिया एक्ट उन्होंने। अभी तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑर्डर इन फील्ड है और अभी वो मौजूद रहेगा, उसकी इंप्लीकेशंस भी आ सकती हैं। हसन अयूब साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि क्या पता इसका बड़ा सिंपल जवाब है। आज तक मैंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में बोला नहीं है, मैं पहली मरतबा बोलने जा रहा हूं। एक बात बहुत अहम है जो हम सबको याद रखने वाली है कि रावी इस वक्त चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, क्या लिख रहा है? चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल रावी चैन, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये चैन लिख रहा है तारड़ साहब, तो इसीलिए देखे ना वो इतना जबरदस्त सूट और बड़ी बेहतरीन टाई लगा के बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल पुरसुकून है। अतर काज़मी साहब, जो तजब्जुब में नजर आ रहे हैं, ये जो हमारा इस्तराब है, मेरा इस्तराब बैसियत एक सहाफ़ी के और बैसियत एक एंकर की ये है कि मुझे इस वक्त कहा जा रहा है कि भाई ब्रेक ले लें। दूसरी तरफ मैं आपको देख के ज़हन में बहुत से सवालात हैं, उन सवालात को मैं ज़रूर एड्रेस करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते नहीं बात आती। ये जमीन हरी भरी रहे, आमीन। बैंक इस्लामी, ये तराना दुआ रखना। चाय के चाहने वालों के अंदाज कई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है टपाल, हमारी नेशनैलिटी। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. My night portrait master. Celebrate Independence Day with J. Azadi sale. Enjoy flat 25 and 40% off on all items starting from 3rd August. In stores and online at JunaidJamshed.com. मोइज स्टील, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। My night portrait master. मोइज स्टील, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। 100% खालिस अर्कियात से बना पाकिस्तान का फेवरेट। सबसे बेस्ट इंस्टा वाले बोले स्पार्क्स ने उसार, ये स्पार्क्स ने उसार, ये बात ये बात ये बात। ये हाथ सलामत है जब तक। आज हम सब परचम के तले अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए आज़ादी के दिन से बड़ा दिन और कोई नहीं होता। परेशानियां तो जाने के लिए आती हैं, इन परेशानियों से लड़ने की जुस्तजू ही 23 करोड़ लोगों को एक बना सकती है। हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमों की तकदीरें तो सुबह शाम बदलती रहती हैं। ये हाथ सलामत है जब
तो आइए हाथ उठाएं हम भी। मेरे लोग खुश रहें, मेरी सरजमीन सरसब्ज रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कुछ करो इस शहर में जी को लगाना क्या उठो, कितने काम अधूरे पड़े हैं। मैं कब से अकेली गर्मी धूल मट्टी में ख्वार हो रही हूँ। मजाल है जो मेरी आवाज आए। वहशी को सुकून से क्या। अंदर के सुकून का जामिन है चावला एल्यूमिनियम, जो देता है न सिर्फ साउंड प्रूफ बल्कि डस्ट प्रूफ और थर्मल ब्रेक सिस्टम पर बनी एनर्जी एफिशिएंट एल्यूमिनियम ग्लास विंडोज, जिसकी इनोवेटिव टिल्ट एंड टर्न फीचर से मिले आसान इस्तेमाल और एनहांस्ड सिक्योरिटी। चावला एल्यूमिनियम, अंदर का सुकून। अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म तो बन गए, ओहदे का हल्फ 14 अगस्त को उठाएंगे। जो वाक़यात हुए 9 मई के, उसके बाद उनका मौक़िफ़ क्या था? 18 मई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़रा वो सुन लीजिए वो क्या फरमा रहे थे। मत करूंगा, पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, जुडिशरी के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं इमरान को ही कंडेम कर। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दो। बड़ी क्लियर हेडेड गुफ्तगू उन्होंने की। उन्होंने कहा जिनने बनाया, जो लाए, जो इमरान खान साहब के बेनिफैक्टर्स थे, उनको वो कंडेम नहीं कर रहे, वो सिर्फ इमरान खान को उन्होंने कंडेम किया। बट कंसिडरिंग ये जो हालात हैं इस वक्त, अतर काज़मी साहब, इमरान खान मुश्किल में है। एक मुकदमे में ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है, सज़ा मौतली अभी उनकी पेंडिंग है, वो अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 मामलात के अंदर ज़मानत उनकी खारिज हुई पड़ी है, जो नैब के मामलात हैं। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आगे आने वाला माहौल या अगले 6-8 महीने? देखिए, पहले तो जिस तरह आपने कहा कि अतर काज़मी साहब के जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो वो पूछना चाहेंगे तारड़ साहब से, उसकी वजह क्या है ये कौम को बताना बड़ा ज़रूरी है। 16 महीने के दौरान मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों को बुलाया गया, आज भी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, मुझे नहीं बुलाया गया जनाब। हमें दावत नहीं, नाश्ते की दावत नहीं मिली आपको? नहीं, रमजान में भी नहीं बुलाया। एक प्रोग्राम में तो मैंने यहां तक ऑफर की कि मेरा और इरशाद भट्टी साहब का पार्सल ही कर दें, हम पीएम हाउस के बाहर। मुझे भी दावत नहीं आई वैसे काफी साहब लेंगे, मुझे भी कोई दावत नहीं आई फ्रैंकली। यहां तक मैंने ऑप्शन दिया कि पार्सल ही कर दें हमारा, हम ले लेंगे, पर नहीं बुलाया गया। देखिए, तारड़ साहब की जिम्मेदारी है, इन्होंने, मैंने कहा ना, ये जहां इनकी मर्जी हो ये नाम डलवा देते हैं, जहां इनकी मर्जी हो ये नाम निकलवा देते हैं। ये तो देखे ना, ये चाहे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर इस पे मैं माजरत करता हूं। और जो लोग नहीं मिल सके वो अब मैं इसका अजाला करूंगा। और अब चाहे वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, मगर एक मुलाकात मेरे जिम्मे आ गई मुनीब साहब की तवस्सुत से। बस ठीक है जी। अतर साहब और को फरमाएं। देखिए तारड़ साहब ने कितनी बड़ी वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया उन्होंने इस वक्त। नहीं, थैंक यू सो मच। वो हमेशा शफकत का मुजाहरा करते हैं। देखिए, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, किसी को उनके वोटर सपोर्टर में तो वो एक है कि यूफोरिया है कि उनकी स्पोर्ट ग्राउंड पे बहुत ज्यादा स्वेल कर रही है, लेकिन इंतजामी तौर पे मुझे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि जी 3 दिन में वो बाहर आ जाएंगे, मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी, मुझे वो 3 दिन में बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। इस सारे माहौल के अंदर जहां पे एक तरफ उनको सजा हो चुकी है, वो नाहल हो चुके हैं, दीगर मुकदमात में उनकी जमानतें कैंसिल हो चुकी हैं, तो उनके लिए मुश्किलात हैं। मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट ये इस हुकूमत के आने से या पिछली हुकूमत के जाने से कोई खान साहब के लिए आसानियां पैदा होंगी। तारड़ साहब, एक बात है, ये दोबारा हो रहा है। बकौल अतर काज़मी साहब के मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। एक मकबूल लीडर थे, 3 दफा वज़ीर आज़म थे, उनकी किस्मत में एक दफा भी अपना इक़्तिदार मुकम्मल करना नहीं था। वो 5 साल वज़ीर आज़म किसी एक टेन्योर में भी बदकिस्मती से नहीं रह सके। बट सवाल ये है, क्या इमरान खान के लिए के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है? आपके सामने है मियां, अगर मैं देखूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए अपनी साहबजादी के साथ, वो जेल गए, तकरीबन महीना 1.5 लगा था उनकी सज़ा मौतली के अंदर, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन सफदर साहब की जो मुझे याद पड़ता है वो 19 सितंबर था 2018 का, जब उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई थी। अपीलों का फैसला तो बहुत बाद में हुआ। सो यहाँ इमरान खान के हवाले से जो एक माहौल है वो भी बकौल काज़मी साहब के वही है कि एक मकबूल लीडर को खुले लाइन लगाया जा रहा है।
नहीं देखें, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब कोई कत्ल कर देते हैं किसी को, तो क्या इस बुनियाद पे उन्हें जेल ना भेजा जाए कि कुछ उनकी मकबूलियत है, कुछ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कुछ वो एक पार्टी के सरबराह है। अब जब आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड सेट करते हैं कि जहाँ पे आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप मज़हब को सियासत के अंदर लेके आते हैं, और फिर आपके अपने जो किरदार है वो ऐसा होता है कि आप ब्लैक मार्केट में कुछ तहाइफ जो दोस्त ममालिक के सरबराहान ने दिए हों वो बेच देते हैं और उसको अंडर वैल्यू करते हैं, उसको डिक्लेयर नहीं करते, उसके पैसे आप ज़ाती इस्तेमाल में ले आते हैं। ये बड़ी टेक्निकल डिटेल्स हैं, मगर बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो पे अमल किया होता और अपना जो एक वो विजन लेके निकले थे उस पर अमल पैरा रहते, तो किस में जुर्रत थी कि उनके खिलाफ केस बनाता। उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं बड़े जेन्युइन केसेस हैं, उन्होंने ये सारे काम किए हैं जिसका वो खमियाजा आज भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने किया कुछ ना होता तो फिर किस तरह वो जेल होते या किस तरह उनकी नाअहली होती। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आउट रखने का तरीका है। आपने इतना हाई मॉरल ग्राउंड सेट करके फिर उसका बेड़ा गर्क किया। देखें, काज़मी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और बुशरा बीबी क्या करते रहे। उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल लोगों को पार्टी से निकलवाया, अपनी हेजिमनी कायम की, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगवाया, मंत्रियों का सिस्टम इस्टेब्लिश किया, हर ठेके में कमीशन लिया, अपनी मर्जी के लोग लगवाए, ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत पे लगा दिया, तोशाखाना के तहाइफ बेच दिए। दावा और था, करतूत और थे। तो ये खान साहब बेसिकली सुपरस्टिशन और अमलियात के नतीजे में आज जेल के अंदर है। अच्छा, अपना हसन अयूब साहब, टुवर्ड्स द एंड आपको ये, आप बार बार आप ट्वीट्स में करते हैं और आज आपने प्रोग्राम में भी कह दिया कि एक तो आप हमेशा कहते हैं रावी चैन लिख रहा है, चले रावी तो चैन लिख रहा है, रावी तो हमेशा से चैन ही लिखता रहा है हमारे मुल्क में। मसला ये है कि अगर ये जो आपने कहा कि सख्ती बढ़ने वाली है, तो ये सख्ती प्लस होगी या डबल प्लस होगी, किस तरह की, ज़रा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, लेकिन बिल्कुल इख्तिसार से। चले, इससे पहले मैं आपको खबर देता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और भरपूर ताकत से आ रहे हैं। कोई उनका रास्ता रोक नहीं सकेगा, कोई चाह कर भी ना चाह कर भी। नवाज शरीफ इज कमिंग बैक विद फुल स्ट्रेंथ, और वो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होनी। हाँ, वो जो लॉ को उन्होंने फॉलो करना है और करके ही विल बी एक्टिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। रहा सवाल इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब आपको, मुझे कम से कम 7 से 8 माह बाहर आते दिखाई नहीं दे रही। महीनों की बात नहीं है, ये अब साल तक भी जा सकता है मामला। ये 2 महीने 1.5 महीने वाला चक्कर जो आपको अगर समझ रहा है कोई, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि साइफर वाला मामला भी है। अलकादर ट्रस्ट में भी गिरफ्तारी हो जाएगी, कि वो जब रेफरेंस दायर होगा वो अलग चैप्टर है। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात हैं, तो अब उनके लिए जो है ना वो सख्ती जो है उनके लिए भी है, मुश्किलात हैं। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो कानून को हाथ में लेगा, उसके लिए सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, और 9 मई वालों के लिए भी सख्ती बढ़ेगी। गिरफ्तारियां भी मजीद होनी है, ब्रेक होगी, मजीद ब्रेक होगी, मजीद टुकड़े होंगे इसके। अच्छा, चले, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अता तारड़ साहब का, जनाब असद काज़मी साहब का और जनाब हसन अयूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।